अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बताइए, क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर से किया है। तत्पश्चात मेरा सर चयन भारतीय वायुसेना में हो गया था। वर्तमान में सर मैं सहायक श्रमायुक्त गोरखपुर के पद पर तैनात हूँ। कार्य कितने साल हो गए आपको लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के रूप में? सर 2 वर्ष। 2 वर्ष हो गए। और 12 वर्ष की सेवा आपकी रही है एयरफोर्स की सर। यानी कुल मिला के 14 साल का अनुभव आपका है। यस सर। बड़ा व्यापक अनुभव आपके पास। सर इस अनुभव में आप एयरफोर्स का और उत्तर प्रदेश सरकार यानी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का अनुभव आपको मिला। सर क्या अंतर लगा कार्यशैली में दोनों की? सर जैसे डिफेंस में मैंने जो कार्य किया वहाँ पे जो सर अनुशासन और वहाँ का जो सर वन डायरेक्शनल जो आदेश होता है सर, उसकी अपेक्षा सर जो राज्य सरकार में अनुशासन के साथ साथ सर यूनी डायरेक्शनल का जो आदेश, एक तो ये है सर। दूसरा मुझे लगता है सर कि जो डिफेंस है सर, डिफेंस में किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से एसओपी से मतलब सर आप अगर हटना चाहें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, तो उसमें सर बहुत लंबा चौड़ा उसके लिए मतलब आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जबकि राज्य सरकार में अगर एसओपी से हल्का सा अगर मतलब है तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रेशन जो पावर है सर, वो वहाँ की अपेक्षा यहाँ थोड़ा ज़्यादा है सर। तीसरा अगर हम देखें तो सर जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल वो है एक सेंट्रल का है, और हम जहाँ वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो राज्य सरकार का है। तो सर जो दोनों का जो बजटिंग की जो व्यवस्था है सर, उसमें भी थोड़ा सा मतलब मुझे अंतर यहाँ पे लगा है सर। तो दोनों जगहों में आप ज़्यादा फिट कहाँ अपने को पा रहे हैं? वहाँ ज़्यादा फिट आप थे या यहाँ ज़्यादा फिट हैं? सर मैं दोनों जगह मतलब सर फिट था। वहाँ भी बेहतर कार्य किया सर, यहाँ भी बेहतर कार्य किया। अच्छा, 2 सालों में कोई समस्या नहीं आ रही? क्योंकि आपने बहुत सारा अंतर जो बताया सर कि वहाँ वन डायरेक्शनल होता है पूरा सर, एक आदमी आदेश दे दिया, नीचे वाला पालन कर रहा है सर। यहाँ ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि कोई करता है? आपके कार्यालय में आपके आदेशों का पालन नहीं किया जाता? सर पालन किया जाता है, लेकिन अगर हमारे कार्यालय में अगर हमारा कोई कर्मचारी भी अगर कोई सजेशन देता है तो यहाँ पे मतलब सर उसको अगर इंक्लूड करने लायक होता है तो इंक्लूड किया जाता है। वहाँ सजेशन नहीं लिया जाता? नहीं लिया जाता सर। अच्छा, तो ये तो ज़्यादा मतलब यहाँ कंफर्टेबल ज़्यादा होंगे आप? सर कंफर्टेबल वहाँ पे भी था, क्योंकि सर कई आयाम होते हैं सर। जैसे मैंने अपने जीवन में सर वहाँ पे डिसिप्लिन जो अनुशासन है सर मैंने अचीव किया, जो अभी मेरे जीवन का एक अंग बन गया है सर। दूसरा टीम स्पिरिट की जो भावना है सर, वहाँ से मुझे मिली एज ए होल। और एयरफोर्स में मैंने मतलब भारत का एक दर्शन कर लिया, मतलब एक तरह से वहाँ मुझे मतलब मिल गया सर। क्योंकि मेरे साथ आंध्रा के भी रहने वाले लोग साथ में, मैं उनके साथ भी रहा। आसाम के भी लोग रहते थे, गुजरात के भी रहते थे सर, JNK के भी लोग हमारे साथ रहते थे। तो एक वहाँ पे मोटा मोटा सर भारत का एक कहें तो खाका मिल जाता है सर। अभी JNK से अलग हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है लद्दाख सर, वो बड़ा चर्चा में रहा है सर। कुछ दिन पहले। सर बता सकते हैं किस लिए? सर मैं अगर अनुमति दें तो अनुमान लगा सकता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जो अपना अनुसूची है सर छठी अनुसूची में शायद उसको शामिल, 5वीं अनुसूची में सर, 5वीं में या छठी में? कंफ्यूज मतलब हो रहा हूँ सर, मुझे लगता है छठी में है सर, आखिरी में जिसमें। थैंक यू सर। उसमें सर शामिल करने की डिमांड की जा रही है उनके द्वारा। असम भी आप यात्रा की है, असम भी चर्चा में रहा अभी हाल ही में सर। वहाँ पे सर चर्चा में रहा है उसको लेकर के जो बाल विवाह हुए हैं सर। बाल विवाह पे करीब 4000 लोगों को उनको गिरफ्तार भी किया गया, और उन पर सर पोस्को एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, क्या है ये पोस्को? सर पोस्को एक्ट 12 साल से कम उम्र के जो, फुल फॉर्म बताइए पहले उसका क्या है, पूरा बताइए उसका पूरा नाम। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ। चलिए ठीक है, क्या है वो उसके बारे में बताइए। सर उसमें मतलब यही था कि बाल विवाह मतलब असम की एक मतलब प्रचलन में है वहाँ पे, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं वहाँ पे जा कर के अनुभव किया था। वहाँ पे जोरहाट में मेरी पोस्टिंग रही, तो कि बच्चे 12 साल 14 साल के होते हैं तो उनका मतलब मैरिज कर दिया जाता है। तो वहाँ पे
सर उसको वहाँ के वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने मतलब उस पर अंकुश लगाने के लिए कहीं न कहीं सर इसको जो है उसको उससे जोड़ के देखा जा रहा है, जो हमारे मतलब कि जो प्रवास होता है सर, गैर वैधानिक प्रवास होता है विदेशों से, खास करके म्यांमार से। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए एक एक्ट भी है, आप बता सकते हैं कौन सा एक्ट है, वो कब आया था? सर चाइल्ड मैरिज एक्ट सर अब 2006 में है सर शायद। 2006 में। ठीक है, बढ़िया। आपकी ग्रेड पे तो वही है जो डिप्टी कलेक्टर की है सर। फिर आप क्यों, आपका प्रेफरेंस क्या है? सर्विस प्रेफरेंस आपने भरा है क्या इसमें? सर क्या है आपका? डिप्टी कलेक्टर, दूसरे पे पुलिस उपाधीक्षक सर, तीसरे पे सर ARTO। सर तो ये क्या, जबकि आपका ग्रेड पे तो सेम ही है, सर तो फिर आप क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? सर आप सही कह रहे हैं सर, ग्रेड पे सेम होने के बावजूद भी जो वहाँ पे वैरायटी ऑफ वर्क है, जैसे एज ए ALC सर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जैसे चाइल्ड लेबर का रेस्क्यू का कार्य कर रहा हूँ, चाहे बॉन्डेड लेबर रेस्क्यू का कार्य कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त चाहे सर सेस कलेक्शन या मिनिमम वेजेस का मुकदमा मुझे सुनना हो, तो सर एज ए SDM ये सारे कार्य करते हुए भी मैं और ज़्यादा व्यापक कार्य वहाँ जाके कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो सर जैसे चाहे राजस्व कलेक्शन का कार्य होगा, चाहे विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य होगा, या लैंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य होगा, तो मुझे लगता है सर इससे ज़्यादा व्यापकता होगी मेरे कार्यों में, और मुझे लगता है वहाँ जाने पे थोड़ा सर हमारा जो प्रदेश की सर्वोच्च सेवा है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सर वृद्धि होगी। हिंदी साहित्य पढ़ा है आपने? यस सर। विषय है आपका हिंदी साहित्य। यस सर। क्या पसंद है आपको साहित्य में? सर कविताएं पसंद है सर। आजकल एक कवि बड़ा चर्चा में रहे हैं, मीडिया में बड़ा कुछ उनके बारे में तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति बड़ा चर्चा में है आजकल, सर है ना? सर कौन सी पंक्ति? सर 2-3 पंक्तियाँ हैं सर, उसमें से एक है सर ये, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये इस पंक्ति पर आपकी क्या राय है? सर जहाँ तक सर इसको 2 पहलू है, 2 एंगल से मैं देखता हूँ। एक तो सर जैसे मेरा परिवेश ही ऐसा रहा जहाँ हमारे घर, मतलब मैं बचपन से ही माता जी पिताजी के साथ रहते मतलब हमने देखा है कि हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो, और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ तो रामचरितमानस का पाठ होता था। तो एक तो आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है सर। दूसरा, साहित्य के स्टूडेंट होने के नाते जो मेरी जानकारी है सर, कि एक प्रबंध काव्य है रामचरितमानस, और इस प्रबंध काव्य में जो पात्र हैं उसके वो अलग अलग पात्र हैं, और ये पात्र इसमें जो जिसके द्वारा ये समुद्र द्वारा कहा, मतलब कि सर कही गई पंक्तियाँ हैं। आप हमें एक लाइन में बताइए, तुलसीदास नारी विरोधी हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि नारी विरोधी वो नहीं थे सर। नहीं थे सर। तो ये इस पंक्ति का अर्थ कुछ दूसरा है आपके हिसाब से? सर जो ताड़न शब्द है सर, अवधि शब्द है, जिसका अर्थ होता है विशेष ध्यान देना सर। तो विशेष ध्यान, जैसे सर अगर ढोलक है, अगर हम उसको पीटेंगे तो उससे सुर नहीं निकलेगा, वो फूट सकती है। तो इसी तरह सर नारी उस समय क्या अशिक्षित थी, और विकास के अंतिम पंक्ति भी थी, उस पर विशेष ध्यान देने को लेकर के उन्होंने ये लिखा था। पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, तुलसीदास ने लिखा है सर। इस पंक्ति को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? सर तुलसीदास जी ने जो लिखा है, शूद्र का मतलब सर किसी जाति विशेष से नहीं लिखा है उन्होंने। शूद्र ये होता था जी कि सर जो, ये तो आप बचाने के में लग गए। अब तुलसीदास को लग रहा है कि आप बचाना चाह रहे हैं किसी भी तरह से, किसी तरह से तुलसीदास पे आरोप ना लगे। सर जो जितना मैंने सर अध्ययन किया है, और उस अध्ययन में और हमारे मतलब पारिवारिक आस्था और विश्वास जो मैंने सीखा है सर, मैं वही बता रहा हूँ सर। चलिए, और कौन से पसंदीदा कवि कौन हैं आपके? गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा, तुलसीदास ही पसंदीदा भी हैं सर। उनकी और रचनाओं का नाम बताइए। सर जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, राम गीतावली, दोहावली, राम आज्ञा। ये किस किस भाषा में लिखी गई हैं ये रचनाएं? सर जैसे कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, कवितावली। कौन सी ब्रज, पूर्वी ब्रज या पश्चिमी ब्रज? सॉरी सर,
सर। कृष्णकांत जी, सर एक शब्द है जनसंख्या लाभांश, सर है ना, और आप जिस क्षेत्र से हैं तो उस जगह पर जनसंख्या लाभांश का ज़्यादा कुछ फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, है ना सर। आप समझ रहे होंगे आप ही कि अभी वर्तमान में हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो अभी पहले स्थान पर है सर ना। तो उसके आधार पर देखिए तो अभी हमको जनसंख्या लाभांश मिलना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र को लाभांश क्यों नहीं मिल पाता है? सर इसके दो चीज़ें हैं सर। हाँ। दो पहलू। एक पहलू देखें तो सर हमारे पास पहले डाटा नहीं था, अच्छा, डाटा का अभाव था। दूसरा सर क्या था कि हमारे पास जो मैन पावर था, स्किल्ड मैन पावर नहीं था। हाँ, तो वर्तमान में सरकार द्वारा स्किल मैपिंग कराई जा रही है सर, और इवन मतलब केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। दूसरा सर हमारे यहाँ एक स्कीम चली है, ई श्रम स्कीम, जिसके तहत डाटा कलेक्ट किया गया। उत्तर प्रदेश से करीब 8 करोड़ 33 लाख लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है। और सर इसमें विशेष बात यह है कि इसमें महिलाओं का प्रेजेंटेशन 52% है, जो भी किसी भी मतलब अगर जितने भी डाटा हो उसमें मैक्सिमम है सर। तो मुझे लगता है कि सर जो वर्तमान में सरकार है, जो पिछले हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, उसमें इम्प्रोवाइज करके बेहतर मतलब सर विकल्प बेहतर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब पिछले सरकार ने कुछ कार्य नहीं करा? नहीं, कार्य सर निश्चित रूप से पिछले सरकार ने भी किया है। हाँ। लेकिन सर जो मुझे लगता है स्किल मैपिंग वगैरह, जो स्किल इससे मैपिंग कुछ था, हाल ही में कुछ फायदा नज़र आ रहा है आपको? हाँ निश्चित रूप से सर। अभी देखें जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में, हाँ, और करीब 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सर MOU साइन हुआ है। और साथ ही साथ जैसे वर्तमान गवर्नमेंट ने 1000 देश का उन्होंने कहा कि नो इन्फोर्समेंट का उन्होंने दे दिया स्कोप। क्योंकि कोई भी आप इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाइए, इंडस्ट्री अगर आप लगाते हैं तो कोई इन्फोर्समेंट नहीं किसी के द्वारा किया जाएगा। अगर नहीं इन्फोर्समेंट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि सर जो कंपनी है, इंडस्ट्री अभी तक निवेश जो हमारे यहाँ इस उत्तर प्रदेश या बिहार क्षेत्र की, हम बेल्ट की बात करते हैं यहाँ पर, सर इतना बड़ा कार्यबल है और इतना सस्ता कार्यबल उपलब्ध यहाँ पर है, सर। फिर भी यहाँ पर हम निवेश को आकर्षित नहीं कर पाए। सर तो उसकी क्या वजह क्या है, क्या रीज़न क्या है यहाँ पर? सर इसके कई वजह हो सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह जो सर मुझे लगता है कि अधोसंरचना का विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया था सर। दूसरा कारण देखें तो सर कहीं ना कहीं सच्चाई से हम पीछे नहीं रह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा कारण था सर। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मतलब बड़ी ज़रूरत होती है। इसके कुछ अभाव था, कुछ कमियां थी सर। अच्छा। और तीसरा अगर हम देखें तो सर जैसे हमारे जो इन्फोर्समेंट के जो लॉज इन्फोर्समेंट थे वो लेबर ओरिएंटेड थे सर। अच्छा, अभी हाल ही में एरो शो हुआ सर। आप जानते हैं किस जगह पर हुआ था ये? सर ये बेंगलुरु। इसकी कुछ खास बात जिसको आप बताना चाहेंगे? सर इसमें बेसिकली मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है। इसमें करीब 4 देशों को हम सर इसमें सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम, अपना एरोप्लेन है सर, उसका हम एक्सपोर्ट करेंगे, तेजस 2 का सर। थैंक यू सर। और तीसरा सर इसका देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे तीनों मतलब सेनाओं के चीफ भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 50% जो है अपना यहीं से मतलब अपने इंडिया से ही अपनी डिमांड को फुलफिल करेंगे। अच्छा, अभी इसी में एक नाम निकल के आया था सारंग। ये सारंग क्या है? इस एरो शो में सारंग नाम निकल के आया था, आप बता सकते हैं इसके बारे में? अच्छा, एक F-35 भी नाम निकल के आया था, F-35 सर। हाल ही में क्लियर नहीं हो सर, अगर आप कहें तो अनुमान लगा सकता हूँ। प्लीज बताइए। एक सर फाइटर प्लेन है सर F-35, और इसका निर्माण सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, अभी हाल ही में बजट भी आया सर। ओके, सो बजट में जो रक्षा क्षेत्र है या फिर रक्षा मंत्रालय जो है उसको कितना बजट आवंटन करने की बात करी गई है, कितना पैसा देने की बात करी गई है? सर 5,94,000 करोड़ बजट। अच्छा, ये तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है सर। ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि भारत एक सॉफ्ट पावर है सर, लेकिन जिस हिसाब से अमाउंट को दिया जा रहा है यहाँ पर जो है या फिर आवंटित करा जा रहा है, ये उस हिसाब से लगता है कि हम लोग हार्ड पावर बनने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर सॉफ्ट पावर हार्ड पावर अगर देखा जाए तो जो डिफेंस होता है सर, अपने पड़ोसी और जो अपने दुश्मन उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो चाइना का जो सर डिफेंस बजट है उससे कम से कम सर हमारा जो बजट 50% भी नहीं है अभी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर मुझे नहीं लगता है अपने डिफेंस के लिए सर, अपने डिफेंस के तकनीकीकरण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए सर ये बजट में 13% की जो वृद्धि की गई है
वो है सर सॉफ्ट पावर तो सर अभी भी तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए अभी हाल ही में कुछ कदम को उठाया गया है, तो क्या क्या कुछ प्रमुख कदम बताएंगे आप जो भारत ने इसमें काफ़ी हद तक उसमें अग्रसर हो रखा है? सर जैसे देखा जाए तो श्रीलंका मामले में मैं चाइना की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सर, मैं उसी से बताऊँ। जैसे श्रीलंका में सर जैसे चाइनीज का जो पर्ल ऑफ गारलैंड पॉलिसी है, उस पर उनका जैसे डेब्ट ट्रैप में उन्होंने करीब करीब उनको फंसा ही दिया था। उसको ध्यान में रखते हुए जो श्रीलंका क्राइसिस आई, भारत ने वहाँ काउंटर करने का मतलब वहाँ पे उसको हेल्प करके, एक मतलब मानवीयता के साथ हेल्प करके, दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे उद्देश्य के साथ में जो है चाइना को भी काउंटर करने का मतलब अगर मैं बॉर्डर इशू की बात करता हूँ सर, है ना, जो बॉर्डर के बीच में देखिए गलवान है, यहाँ पर जगह पर डोकलाम की समस्या यहाँ पर निकल के आई है सर वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में या फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर सर के, तो इस जगह पर इसको काउंटर करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? सर अभी वर्तमान में एक समस्या अभी आई है तवांग को लेकर के, वहाँ थोड़ा 9 दिसंबर को एक झड़प हुई थी छोटी सी। तो वर्तमान सरकार ने क्या मतलब अभी है कि बिना मतलब सीमा पे बिना शांति के कोई भी बातचीत का मतलब वो सारे रास्ते को लगभग उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया है। फिर भी हमारा फ्लैग लेवल की वार्ता हुई थी, जिससे अभी वर्तमान में जो है अभी वहाँ पे शांति है। लेकिन जैसे अभी सर G20 की जो बैठक हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पे, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ मिले, लगभग सारे देशों के साथ उन्होंने अलग से मीटिंग की, लेकिन उन्होंने चाइना के साथ में कोई मीटिंग नहीं। बोला कि ITBP बटालियन को बढ़ाने की बात करी गई है, करीब 30 और बटालियन लगाने की बात करी गई है, ऐसे कुछ है क्या? या फिर जो स्मार्ट विलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर बॉर्डर क्षेत्र में? सर सॉरी सर, जानकारी नहीं है सर। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा अभी एक बड़ा ही कंसेप्ट उभर के आया है, शॉर्ट सेलिंग सर। तो ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है सर? ये शॉर्ट सेलिंग होता है सर, जो इन्वेस्टर मतलब कोई इन्वेस्टर, जैसे हिंडनबर्ग जो कंपनी है सर, एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। हाँ। इसके साथ होता है क्या है कि वो सर शेयर को उधार लेते हैं सर। हाँ। उधार लेकर को जैसे सर 1000 का उन्होंने शेयर लिया, उसको फिर 1000 में उन्होंने मतलब उसको बेच दिया। फिर वेट करते हैं, उसी शेयर का जब प्राइस कम हो जाता है फिर उसको खरीद करके उधार को वो चुका देते हैं सर। अच्छा, तो ये प्राइस कैसे कम होता है? अक्सर तुम देखते शेयर बाजार में दाम बढ़ते हैं सर, ये प्राइस कैसे कम हो रहे हैं? सर प्राइस जब वो उनका सर कुछ अनुमान लगाते होंगे सर, एग्जैक्ट आइडिया नहीं। अच्छा, ये हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है ये है क्या? इसने बड़ा ही भूचाल सा ला दिया पूरे आर्थिक जगत में और पॉलिटिकल फील्ड में सर। तो क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा क्या है? सर एक हिंडनबर्ग एक सर अमेरिकी कंपनी है सर, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट उन्होंने जारी किया है, वो उनका ये आरोप है कि अपने यहाँ जो अडानी ग्रुप है, इन्होंने पूंजी कंपनियाँ बना करके और अपना ही शेयर अपने आप को उन्होंने खरीदा है और वो वृद्धि किया है उन्होंने अपने मतलब टोटल पूंजी में। अच्छा सर ठीक, उससे उनको क्या फ़ायदा है? रिपोर्ट से रिपोर्ट तो जारी कर दी भाई, क्या वो कोई चैरिटी काम कर रहे हैं या किस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर जो है? ऐसे तो कई सारी कंपनी अगर आप देखेंगे शेयर बाजार में, इसके जो अकाउंट को इन्फ्लेट करा गया है या फिर उसकी जो है इसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा दिखाई जाती है सर। तो ऐसा क्या खास बात है कि इनको क्या फ़ायदा हो रहा है? सर सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर 3 सालों में देखा जाए तो अपने अडानी ये वर्ल्ड के तीसरे मतलब उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? जो हिंडनबर्ग जो कंपनियाँ बता रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? सर एग्जैक्ट तो नहीं सर, अगर आप कहें तो अनुमान लगा सकता हूँ। बताइए। मुझे लगता है सर अपने आप को सर हाईलाइट करने के लिए उन्होंने, और शॉर्ट सेलिंग का जो उनका बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब उनका अपना कुछ लाभ है, उस कंपनी का खुद का लाभ यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट निकालने के बाद में उनको फ़ायदा कुछ हो रहा है? सर मुझे मतलब अनुमान मैं लगा सकता हूँ सर, ठीक है क्लियर नहीं है सर। ठीक, आप 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ पा रहे हैं? सर नहीं सर। क्या है 1 रैंक 1 पेंशन? सर समान रैंक पर समान टाइम पर जो डिफेंस में कार्य करने के पश्चात समान वेतन जो है दिया जाना ही 1 रैंक 1 पेंशन है। जैसे किसी ने 20 साल की नौकरी की है, 10 साल पहले रिटायर हो गया है, तो वर्तमान में भी जो 20 साल की नौकरी कर रहे हैं उनके बराबर उनका पेंशन को जो बेसिक पेंशन है वो कर दी जाएगी। अच्छा, यानी 10 साल कोई नौकरी करके आ रहा है, 20 साल नौकरी किया है, दोनों को बराबर पेंशन मिलेगा? नहीं सर, जैसे 10 साल पहले किसी ने 20 साल नौकरी करी थी, अच्छा। वो रिटायर हो गया, अच्छा, उसको 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अच्छा। लेकिन आज जो 20 साल करके रिटायर हो रहा है उसको 30,000 पेंशन मिल रही है। तो जो गैप है सर उसको फुलफिल किया जाएगा इक्वल ला करके, अगर उसने समान लेंथ ऑफ सर्विस में, समान रैंक में, समान ट्रेड में अगर उन्होंने काम किया है तो
तो आपको ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर मैं एक्चुअली सर 13 साल सर्विस 12 साल 4 महीने सर्विस करके आया हूँ सर मैं, और मैं वहाँ का इनिशियल एंगेजमेंट मैंने कंप्लीट नहीं करा है। और सर 31 जुलाई 2014 से पहले अगर मैं नौकरी छोड़ा होता तो मुझे ये बेनिफिट मिलता। उसके बाद वालों के लिए अभी इन्होंने ये लागू नहीं किया। पेंशन नहीं मिलती आपको? नहीं, पेंशन सर मिलती है, लेकिन 31 जुलाई 2014 के बाद वन रिक्वेस्ट पे जो आए हैं उनके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है सर ये। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है, सेना में जब पेंशनेबल सर्विस हो जाती है तो लोग वहाँ से छोड़ देते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट में या मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जब पेंशनेबल सर्विस होते हैं तो सोचते हैं कि और बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए 60 एज है तो सोचते हैं 65 एज हो जाए, 70 एज हो जाए, रिटायरमेंट की एज। ऐसा क्या अंतर है? सर दोनों चीज़ें हैं सर। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा तो सर पेंशनेबल सर्विस नहीं हुआ था सर। मैं 7 साल की नौकरी में ही मैंने पहला इंटरव्यू दिया था PCS का 2015 में, 8 साल में भी दिया सर, फिर उसके बाद 10 साल में दिया। लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मुझे पेंशन का ये नहीं था कि मुझे पेंशन मिलेगा, लेकिन नौकरी छोड़ने के पश्चात सर एक पॉलिसी आई तो उसके बाद हमें पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ था। दूसरा पहलू यह है सर कि 20 साल तक जो वहाँ पे नौकरी करते हैं सर, तो वहाँ पे हम पूरा समाज से, परिवार से सर कटे होते हैं। एक वहाँ पे रह करके जो है देश सेवा में या राष्ट्र सेवा में हम कार्य करते हैं सर, और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं सर कि प्राइवेट लाइफ होती ही नहीं किसी की। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये माना जाता है सिविल सर्वेंट को इमोशनल होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं कि उनमें सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। तो सेना के लोग होते हैं वो होते हैं नियम के पक्के होते हैं सर, वो नियम के इतर नहीं जाना चाहते हैं सर। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि वहाँ नियम का विरोधाभास, वहाँ पर नियम उसके अनुशासन से आप बने हैं, यहाँ आपको संवेदनशील होना चाहिए, तो कैसे आप कर पाते हैं? सर जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं सर उसमें सिंपैथी, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी ध्यान रखा जाता है सर। सामान्यतः कभी कभी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जिसमें इन सब चीज़ों का लैक होता है सर, तो वो एक आध घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। अदरवाइज सर सेना में भी चाहे मतलब राज्य सरकार में हो, तो मुझे लगता है जितने नियम कानून बनाए जाते हैं उसके पीछे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड रखा जाता है। लेकिन सेना में है कि वो बिल्कुल उससे इतर कुछ जाना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते हैं सर। अगर उनको कहा दिया है इससे किसी को नहीं जाने देना है इस रास्ते से, तो किसी को नहीं जाने देंगे वो। क्योंकि सर सेना जो होता है, सेना में इसको अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वहाँ पे सिक्योरिटी का मामला होता है सर, और सिक्योरिटी में अगर हमें लीकेज हो जाएगा तो हमारा सिक्योरिटी हुआ ही नहीं सर, तो सिक्योरिटी का लैप्स हो गया। इवन वहाँ पे जो हम लोग भी वहाँ पे जॉब करते थे तो वहाँ पे हम लोग को मोबाइल अलाउ नहीं होता। मोबाइल, बेसिक मोबाइल हम ले जा सकते हैं, इसीलिए कि मतलब वहाँ की जो जानकारियाँ, गुप्त जानकारियाँ हैं बाहर ना चले जाएँ, फोटोग्राफ्स बाहर ना चले जाएँ। पिछले हाल फिलहाल में ऐसी कुछ घटनाएं मिली भी हैं, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी। तो देश हित मुझे लगता है सर्वोपरि होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ का काम आपको आसान लग रहा होगा? नहीं, काम सर दोनों मतलब वहाँ भी अच्छा था, यहाँ भी सर ठीक है। ठीक। तुलसीदास आपने कहा आपके पसंदीदा कवि हैं सर। तुलसीदास के राम के बारे में कुछ बताएंगे? सर वो तुलसीदास भगवान राम को अपना वो मानते थे, क्या आराध्य मानते थे सर। पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस सर, वो धर्म ग्रंथ है या काव्य ग्रंथ है? सर दोनों है सर। एक तो काव्य ग्रंथ मतलब उन्होंने साहित्यिक रचना की तो वहाँ पे काव्य ग्रंथ है, लेकिन लोगों का आस्था और विश्वास उससे जुड़ा हुआ था सर। लोगों ने उसको धर्म ग्रंथ बनाया, तुलसीदास ने तो नहीं ना? नहीं, तुलसीदास ने सर क्योंकि ऐसा ये भी मतलब कहा जाता है कि भगवान जो तुलसीदास जी ने जो उसकी रचना की है तो उसमें मतलब हनुमान जी का भी रोल है, ऐसा माना जाता है सर। अच्छा सर, तो अब आप बताएं राम के बारे में, कौन है राम उनके? तुलसीदास के राम क्या हैं, कौन है? आराध्य है सर। आराध्य हैं सर। मैंने किस रूप में? राम तो कई लोगों ने अलग अलग लिखा है राम के बारे में। सर भवभूत ने भी लिखा है, निराला ने भी लिखा है, तो सबके राम तो एक जैसे हैं नहीं। तुलसी के राम कैसे? तुलसीदास जी ने राम के पूरे चरित्र की व्याख्या की है। एक समन्वय, कैसा है चरित्र उनका? समन्वयवादी चरित्र है सर वो, मतलब चाहे उनके पति पत्नी का समन्वय हो, चाहे राजा प्रजा का समन्वय है, चाहे पिता पुत्र का समन्वय। एक शब्द आता है मर्यादा पुरुषोत्तम, सर सुना है शब्द? सर सुना है सर। उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कहा जाता है, क्या है ये शब्द का मतलब बताइए? सर मर्यादा पुरुषोत्तम से मतलब यह है सर कि जितने भी मतलब हमारी जो जनता है, प्रजा है, उनके जो भी मतलब सामाजिक नैतिक जो कानून हैं उनके लिए एक आदर्श हैं वो, उन्हें लगभग सबका पालन करते हुए, और चाहे प्रजा हो चाहे परिवार हो
चाहे छोटे जात का हो चाहे बड़े जात का हो, सबके साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने एक आयाम प्रस्तुत किया है सर। यहाँ उत्तर प्रदेश में भगवान राम का मंदिर बन रहा है सर। उसके लिए एक पत्थर लाया गया है बहुत सर दूर से। कहाँ से है वो, कहाँ से आया है पत्थर वो? सर वो नेपाल से काली या गंडक नदी से लाया जा रहा है सर, शालिग्राम पत्थर। अच्छा, जो विष्णु भगवान का वो माना क्या जाता है। विशेषता क्या है उस पत्थर की? वो सर ये माना जाता है उससे मूर्ति जो बनाई जाएगी वो सांवली होती है, भगवान राम के कलर की। और विष्णु कहा जाता है हमारे यहाँ सर कि नर्मदा का जो पत्थर है वो भगवान शंकर का प्रतीक है, और काली गंडक का जो पत्थर है भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है सर। सरकार को अपना राजकाज चलाना चाहिए, धर्म वगैरह के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए सर। सरकार जो है कभी पत्थर लेके आ रही है, उसका प्रचार करती है। आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र है भारत सर। इस तरह के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, आपको ठीक लगता है ये? सर दोनों चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो जो है मंदिर में पत्थर ले आया जाना और मंदिर का निर्माण, अगर हम देखें तो एक निश्चित रूप से ये दिखता है सर कि इसका एक धार्मिक पक्ष है, लेकिन इसका दूसरा अगर हम पक्ष देखें तो सर हमें ये पर्यटन भी मतलब एक दूरगामी परिणाम। बस एक लाइन में बताइए हमें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, आप सहमत हैं या नहीं? सर माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन से सर मैं सहमत हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।